प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा प्लेटफॉर्म में। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी की 50 मोस्ट BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सभी स्टूडेंट एक नए एनर्जी और एक नए अंदाज के साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक पाठ क्या है। पहला प्रश्न क्या दोस्त कि बातचीत शीर्षक जो है वह क्या है, एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण या फिर ललित निबंध। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, बातचीत जो है या बातचीत एक ललित निबंध है। क्या है दोस्त? ललित निबंध है। और ये बातचीत जो है, इनके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 23 जून 1844 को। कब? 23 जून 1844 को। और निधन, अगर निधन की बात करें 20 जुलाई। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। कब? 20 जुलाई 1914 को। किनकी? तो बालकृष्ण भट्ट जी की। पहले तो याद रखिएगा, बातचीत जो है यह शीर्षक ललित निबंध है और इनके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका पहला नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। क्या अगला प्रश्न? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर स्वतंत्रता युग। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी जो है यह भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। कौन है? भारतेंदु युग के निबंधकार। अगर आप लोगों से काल पूछे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, तो ये आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा, ये आधुनिक काल के कवि है। किस काल के दोस्त? आधुनिक काल के। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग, अगर काल पूछे तो आधुनिक काल। ठीक है दोस्त। तो आपका 2 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुर्सी शब्द संज्ञा है, यानी कुर्सी जो है यह कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कुर्सी जो है इनके जैसे और भी कुर्सी है तो ये जातिवाचक हो जाएगा। कौन सा दोस्त? जातिवाचक। तो आपका 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें बताना द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। सोना, घी, तेल, कलम। तो आप लोग पहले तो ये याद कर लीजिए, नाप तोल वाला जितना चीज है, नाप तोल वाला जितना भी वस्तु है वो सभी किनके अंतर्गत आता है? तो द्रव्यवाचक के अंतर्गत। किस संज्ञा के अंतर्गत? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे, सोना को भी नापा या तोला जाता है, घी को भी, तेल को भी, लेकिन कलम को मापा या तोला नहीं जा सकता, बल्कि इनको गिन सकते हैं हम लोग, ना कि माप और तोल सकते। तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कौन नहीं होगा? तो कलम नहीं होगा। यानी आपका 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त के नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। क्या है अगला प्रश्न? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी के जो लेखक है वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। कौन है दोस्त? चंद्र शर्मा गुलेरी जी। अगर इनके जन्म पूछ लिया जाए आप लोगों से तो अच्छे से याद रखिएगा, इनका जन्म जो है वो 7 जुलाई। कब हुआ था? 7 जुलाई 1833 को। कब हुआ था दोस्त? 1883 को। कब? 7 जुलाई 1883 को। अगर निधन की बात करें तो निधन याद रखिएगा 12 सितंबर 1922 को। 12 सितंबर 1922 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर इनके पिता की पूछ लिया जाए कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी के पिता कौन है, तो अच्छे से याद रखिएगा, पंडित शिवराम जी। कौन है दोस्त? पंडित शिव राम जी। कौन है चंद्र शर्मा गुलेरी जी के पिता? पंडित शिवराम। तो आपका 5 नंबर का बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख रैपल्स के जमादार। क्या नेक्स्ट प्रश्न? सिख रैपल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, लहना सिंह का जो नंबर था वो 77 था, यानी 77। क्या था दोस्त? 77। तो आपका 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। क्या है जयशंकर प्रसाद के सफलतम नाट्य कृति है? तो अच्छे स्कंदगुप्त, एक घुंट, ध्रुव स्वामी या फिर विशाख। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है दोस्त?
तो वो है ध्रुववासविनी। कौन है? ध्रुववासविनी। तो आपका, और ये भी याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की जो अपूर्ण रचना, कौन सी अपूर्ण रचना, कौन सी रचना? अपूर्ण रचना, वो है इरावती। क्या है दोस्त? इरावती। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 7 नंबर का बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिखरे मोती क्या है? बताना आप लोगों को, बिखरे मोती जो है क्या है? उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन या फिर कहानी संग्रह? तो बिखरे मोती है क्या दोस्त? कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। और ये भी याद रखिएगा कि ये सब ये सभा के खेल। क्या? सभा के खेल। अगला क्या? सभा के खेल और मुकुल, और इनके बाद मुकुल हो गया, सभा के खेल और बिखरे मोती, ये सभी किनके? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किनकी दोस्त? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 8 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधित्व। क्या है अगला प्रश्न? सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? त्रिधारा, मुकुल, अनामिका या फिर गीतिका? तो आप लोग अच्छे से याद रखेगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधित्व निधि कविता कौन सी है? मुकुल है। क्या है दोस्त? मुकुल है। क्या? मुकुल। और अगर, और ये भी याद रख लीजिएगा कि सुभद्रा कुमारी जी का जन्म, क्या चीज? जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त। कब हुआ था दोस्त? 16 अगस्त 1904 को। कब? 16 अगस्त 1904 को। और निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 को। कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 9 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी रचना नाभादास की है? अगला प्रश्न क्या है? कौन सी रचना नाभादास की है? पुत्र वियोग, कवित या फिर अधिनायक या फिर छप्पय? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कौन सी है नाभादास जी की रचना? वो छप्पय है। क्या दोस्त? छप्पय है। और ये भी याद रखिएगा भक्तमाल। कौन सी? भक्त माल। और इनके अलावा अष्टयाम, भक्तमाल और अष्टयाम, ये भी किनकी है दोस्त? ये भी नाभादास जी की है। नाभादास की रचना छप्पय, भक्तमाल और अष्टयाम, ये भी किनकी है? नाभादास की। तो ये दोनों भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आपका 10 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बनावट के अनुसार शब्द कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्त? 3 भेद। तो आपका 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पगड़ी शब्द क्या है? अगला प्रश्न क्या है? पगड़ी जो है यह शब्द क्या है? देशज, विशेष, तत्सम या फिर तद्भव? तो पगड़ी शब्द वो क्या होता है दोस्त? देशज होता है। क्या होता है दोस्त? देशज। यानी आपका 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रसंग का विशेषण है। प्रसंग का विशेषण है अप्रसंग, सप्रसंग या प्रासंगिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा प्रसंग का जो विशेषण होता है वो होता है प्रासंगिक। क्या होता है? प्रासंगिक। यानी आपका 13 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? संपूर्ण क्रांति क्या है? कहानी, निबंध, एकांकी या फिर भाषण? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जो है क्या है दोस्त? भाषण है। क्या है? भाषण। और इनके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। कौन है दोस्त? जयप्रकाश नारायण जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। तो आपका 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है? ओ, रित, इत या फिर तो आपके जो अंकुरित शब्द है इनमें क्या है? इत है। ये इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय दोस्त? इत प्रत्यय। तो आपका 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। ये जो है पढ़ने वाला, इसमें प्रत्यय क्या है? ला, लो, वाला, फिर या आ? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा पढ़ने वाला शब्द में जो प्रत्यय होता है वो दोस्त इसमें वाला है। क्या दोस्त? वाला। तो आपका 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद होता है। रविंद्र जो है इनका संधि विच्छेद क्या होता है? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा रविंद्र का संधि विच्छेद रवि धन इंद्र होता है। क्या होता है? रवि धन इंद्र, यानी हर्ष ही बलाई। ठीक है। तो आपका 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गगनचुंबी कौन सा समास है? क्या है नेक्स्ट प्रश्न? गगनचुंबी जो है कौन सा समास है? यानी गगनचुंबी तो गगन को चुमने वाला। इनका मतलब क्या होता है? गगनचुंबी का मतलब गगन को
चूमने वाला, इनके लिए क्या हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, तत्पुरुष। क्या है, तत्पुरुष। तो गगनचुंबी कौन सा समास हो जाएगा दोस्त, तत्पुरुष। यानी आपका 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह प्रभावित थे किनसे, महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्रायड से, या फिर एल्डर से। तो भगत सिंह किनसे प्रभावित थे दोस्त, वो कार्ल मार्क्स से। किनसे, कार्ल मार्क्स से। और ये भी याद रखिएगा, भगत सिंह का जो जन्म है, भगत सिंह का जन्म वो हुआ था 28 सितंबर 1907 को। कब, 28 सितंबर 1907 को। और अगर इनके निधन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ था दोस्त, 23 मार्च। कब, 23 मार्च 1931 को। किनका, तो भगत सिंह जी का। किनका दोस्त, भगत सिंह का। तो आपका 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त, कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पात्र के, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पात्र का संपादन करते थे। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रताप पत्र का संपादन करते थे। किस पत्र का, प्रताप। तो आपका 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार कौन है। ओ सदानीरा जो है, इनके निबंध के निबंधकार कौन है, रामधारी सिंह, जगदीश, उदय प्रकाश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ओ सदानीरा जो ये निबंधकार है जगदीश चंद्र माथुर जी है। कौन है दोस्त, जगदीश चंद्र माथुर जी। और इन्हें कोणार्क नाटक के नाटककार भी कहा जाता है। क्या, कोणार्क, क्या दोस्त, कोणार्क नाटक जो है इनके नाटककार। क्या, नाटककार। किनको कहा जाता है कोणार्क नाटक के नाटककार, जगदीश चंद्र माथुर जी को। किनको दोस्त, जगदीश चंद्र माथुर जी को। तो आप लोग ये भी बहुत ही अच्छे से याद रखिए। यानी आपका 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश जी किस आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर थे, नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के, या समाज सुधार आंदोलन के। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, मोहन राकेश जी जो वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। यानी आपका 22 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कविता है कौन है, मुक्तिबोध की कविता है गाँव का घर, जन जन का चेहरा एक, उषा, या फिर पुत्र वियोग। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, जन जन का चेहरा एक। किनका, मुक्तिबोध का। और मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यानी आपका 23 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रघुवीर साय का जन्म स्थल कौन सा है। रघुवीर साय का जन्म स्थल कौन सा है, काशी, मेरठ, लखनऊ, या फिर आगरा। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यानी रघुवीर साय का जो जन्म स्थान वो लखनऊ यूपी। कहाँ है, लखनऊ यूपी। लखनऊ कहाँ पड़ता है दोस्त, यूपी में। तो आप लोग 24 नंबर का बिल्कुल सही का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि युद्ध और शांति की समस्या पर, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, या फिर रश्मिर थी। तो आप लोग अच्छे से याद रखें, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो वो है कुरुक्षेत्र। क्या है दोस्त, कुरुक्षेत्र। और यह रचना किनकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। किनकी दोस्त, रामधारी सिंह दिनकर जी की। किनकी है दोस्त, दिनकर जी की। तो आप लोग ये भी अच्छे से याद करते चलिएगा। यानी आपका 25 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। क्या, नेक्स्ट प्रश्न, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के भीतर, अंधेरे में, प्लान में, या फिर चुनौती को झेलने में। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो वह चुनौती को झेलने में। कहाँ दोस्त, चुनौती को झेलने में। यानी आपका 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आशा से अधिक कहलाता है। यानी आशा से अधिक क्या कहलाता है, आशातीत, अतीत, आपतित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आशा से अधिक क्या कहलाता दोस्त, वो कहलाता आशातीत। क्या कहलाता, आशातीत। यानी आपका 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जो मन को हर ले, इनके लिए एक शब्द क्या होगा। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किनका, तो जो मन को हर ले इनके लिए मनोहर होगा। क्या होगा दोस्त, मनोहर। यानी आपका 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि आवरण शब्द का विलोम होगा। आवरण जो है इनका विलोम क्या होगा? पर्दा, कपड़ा, संरक्षण या फिर अनावरण। तो आप लोग ये भी अच्छे से याद रखिएगा, आवरण शब्द का जो विलोम होगा वो अनावरण होगा। क्या होगा दोस्त? अनावरण। इन्हें आपका 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर शब्द का विलोम होगा, यानी कठोर जो है इनका विलोम क्या होगा? कुसुम, कली, मुकुल या फिर कोमल। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कठोर का जो विलोम होता है वो क्या होता है दोस्त? कोमल होता है। क्या होता है? कोमल। यानी आपका 30 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? के मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं कैसे? दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, या अष्टछाप के, या फिर प्रेम के पीर के कवि। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है प्रेम के पीर के कवि। क्या? प्रेम के पीर के कवि। और मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है नेत्र की तुलना, नेत्र की तुलना किससे किया दोस्त? दर्पण से। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यानी आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आप के लिए क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड एग्जामिनर पूछते हैं कि किस कवि ने दर्पण की नेत्र की तुलना दर्पण से की है। कैसा प्रश्न पूछेगा कि कौन से कवि ने नेत्र की तुलना दर्पण से किया? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, वो मलिक मोहम्मद जैसी जी किया है। कौन सा? मलिक मोहम्मद जैसी जी। यानी आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर जो है, यह सूरसागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी, संस्कृत, ब्रज भाषा या फिर अवधी में? तो ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, सूरसागर वो ब्रज भाषा में रचित है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और राधा सकेली, क्या? राधा सकेली, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यानी सूरसागर और राधा सकेली यह किनके रचना है? तो ये रचना है सूरदास जी की। किनकी दोस्त? सूरदास जी की। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। यानी आपका 32 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गीतावली किसकी रचना? नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? गीतावली किसकी रचना? सूरदास, नवादास जैसी या फिर तुलसीदास की? ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। गीतावली जो है यह रचना किनकी है दोस्त? ये तुलसीदास जी की। किनकी है? तुलसीदास जी की। और तुलसीदास को बचपन में, किनको? बचपन में किनको? तो तुलसीदास को किस नाम से जाना जाता था? राम बोला के नाम से। किस नाम से? राम बोला। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यानी आपका 33 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्त? तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? विभावरी, रत्नावली, प्रभावली या फिर गीतावली? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था दोस्त? तो इनके पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या था दोस्त? रत्नावली। और अगर इनके माता जी का नाम पूछे तो तुलसीदास के माता जी का क्या नाम है दोस्त? हुलसी। क्या नाम है? हुलसी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। यानी आपका 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भूषण के पिता का क्या नाम था? नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्त? भूषण के पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, रघुनंदन त्रिपाठी या फिर शत्रुघ्न त्रिपाठी? तो भूषण के पिता का क्या नाम था? तो दोस्त इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। यानी आपका 35 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो वह कविता कौन सा है दोस्त? वह कविता उषा। कौन है? उषा। तो आपका 36 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रघुवीर साय किसके प्रधान संपादक थे? रघुवीर साय किसके प्रधान संपादक? रविकर के, दिनमान के, साप्ताहिक हिंदुस्तान के या फिर कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां के? तो आप लोग अच्छे से याद रखें, रघुवीर साय किनके प्रधान थे? तो वो थे दिनमान के। किसके? दिनमान के। तो आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी है। कौन है दोस्त? विनोद कुमार शुक्ल जी। और इनमें किन में? प्यारे नन्हे बेटे में, इनमें ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जो जिक्र किया गया वो लोहा, लोहा का जिक्र किया। और लोहा किनका? कर्म का प्रतीक। किनका? कर्म का प्रतीक। किनका? कर्म का प्रतीक लोहा। क्या है? कर्म का प्रतीक लोहा। किन में जिक्र किया गया? प्यारे नन्हे बेटे में। तो कौन क्या? विनोद कुमार शुक्ल जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। यानी आपका 38 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हार जीत क्या है? हार जीत
क्या है? गद्य काव्य, गद्य कविता, कहानी या फिर निबंध। तो आप लोग ये भी अच्छे से याद रखिएगा। ये जो हार जीत है यह क्या है दोस्त? ये गद्य कविता है। क्या है दोस्त? गद्य कविता। और ये हार जीत किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी की। किनकी दोस्त? अशोक वाजपेयी जी की। वाजपेयी जी की। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिए। यानी आपका 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का। कौन सा? 40 नंबर में क्या है? कवि ने कहा क्या? कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता या फिर निबंध संग्रह। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कवि ने कहा ये जो है यह क्या है? कविता संग्रह। क्या दोस्त? कविता संग्रह। और वो कवि ने कहा यह किनकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति जी के। किनकी? ज्ञानेंद्र पति जी के। किनकी दोस्त? ज्ञानेंद्र पति जी के। तो आपका 40 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पंचायत राज में क्या खो गया? पंचायत राज में क्या खो गया? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर या फिर विश्व बंधु हुआ। तो आप लोग अच्छे से याद रहे, पंचायती राज में जो हुआ पंच परमेश्वर जी खो गए। कौन खो गया दोस्त? पंच परमेश्वर। यानी आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 42 नंबर का सही ऑप्शन, सही क्वेश्चन क्या? ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी है? गौ का घर, हारजीत, उषा या फिर पुत्र वियोग। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा लिखित कविता कौन सी है? तो वो है दोस्त, हाँ, गांव का घर। कौन है? गांव का घर। यानी आपका 42 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज शब्द जो है, रामानुज शब्द, इनमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। रामानुज में जो है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष। कौन सा समास दोस्त? तत्पुरुष। यानी आपका 43 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिदिन कौन सा समास है? क्या नेक्स्ट प्रश्न दोस्त? प्रतिदिन जो है या कौन सा समास? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी या फिर बहुव्रीहि। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तत्पुरुष जो है या ये सॉरी प्रतिदिन जो है या कौन सा समास है दोस्त? तो यह प्रतिदिन जो समास है वो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव। और इनके अलावा ये भी याद रखिएगा, जिस समास के पहले प्रति, यथा, बे, लगा रही, ये सब किनके अंतर्गत, किस समास के अंतर्गत आता है दोस्त? वो आता है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। किनके अंतर्गत? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। यानी प्रतिदिन, प्रतिपल, यथासंभव, यथाशक्ति, बेकार, बेशर्म, ये सब कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। कौन सा समास दोस्त? तो अव्ययी भाव समास। आपका 44 नंबर का बिल्कुल ही सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्या नेक्स्ट प्रश्न? गंगा शब्द जो है इनका पर्यायवाची क्या है? सूर नदी, कालिंदी या फिर जमुना या फिर नरेश। तो जो गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्त? तो गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द सूर नदी। क्या होगा दोस्त? सूर नदी। आपका 45 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देवता जो है इनका पर्यायवाची शब्द क्या है? देव, पुरुषोत्तम, या फिर अवन। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्त? तो देवता का पर्यायवाची शब्द देव होता है। यानी आपका 46 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक कहलाता है, शिवम, शिव, शिवत या फिर शंकर। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सेब। क्या कहलाता है? सेब। खाने वाला सेब ने साथी, ये नहीं भूल कर दिएगा आप लोग, खाने वाला सेब। ये सेब अलग होता है और ये सेब अलग होता है। तो सेब का उपासक, शिव का उपासक क्या याद रखिएगा? सेब। क्या याद रखिएगा? सेब। यानी आपका 47 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्ल का पुतला। क्या नेक्स्ट प्रश्न? अक्ल का पुतला, ये मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या फिर अत्यंत मूर्ख। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अक्ल का पुतला जो होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। अक्ल का पुतला का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत बुद्धिमान। यानी आपका 48 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि घर, घर न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मौका ताकना, जवाब न देना, कहीं का न, या फिर क्षमा करना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिए। घर न घाट के मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
कहीं का ना रहना, कहीं का नहीं रहना, नहीं तो इधर का नहीं तो उधर का, यानी आपका 49 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना। लास्ट प्रश्न क्या है इस क्लास का दोस्त की, उर्वशी किसकी रचना, रामधारी सिंह दिनकर जी की, अगिया जी की, जयप्रकाश नारायण जी की, या फिर भगत सिंह जी की। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, उर्वशी जी है रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किनकी दोस्त, रामधारी सिंह दिनकर जी के। अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए, किनका, रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो इनका जन्म याद रखिएगा 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 कब हुआ था दोस्त, 23 सितंबर 1908। और अगर इनकी निधन पूछ लिया जाए किनकी, तो रामधारी सिंह दिनकर जी, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इनकी निधन जो है 27 अप्रैल 1974 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 27 अप्रैल 1974 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, 27 अप्रैल 1974 को। यानी आपका अंतिम प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी उर्वशी के रचनाकार जो रचना वो किनकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो आई होप आप लोगों को यह, आप हमारे सभी होनहार छात्रों को यह क्लास बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।